बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आईनी तरामीम के हवाले से वसील बुनियाद मुशावरत का सिलसिला जारी है। हुकूमत की ये कोशिश है कि ये जो आईनी तरामीम हों ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर हों, इसमें तमाम सियासी जमातें इसका हिस्सा बने और ज़ाहिर है इसकी रूह जो है वो ऐन मीसाक़ जमहूरियत के मुताबिक हो। मीसाक़ जमहूरियत के बाद पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इस मिसाक़ जमहूरियत को करने के बाद इसे कोशिश की कि दीगर जो सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका दायरा उन तक फैले और उसी के नतीजे में एक ऐसी दस्तावेज़ सामने आई कि अब जो आईनी तरामीम की बात हो रही है इस पर गोया उस वक्त ही इत्तेफाक हो चुका था और बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, उनके कायदीन ने इस पर दस्तखत किए थे। अब जो आईनी तरामीम का सिलसिला जारी है जिसमें हम देखते हैं कि कहीं इत्तेफाक नज़र आता है, कहीं इख्तिलाफ नज़र आता है। अब जो आज की डेवलपमेंट है उसमें भी आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था वो हुआ है, उसमें तफसील से तमाम सियासी जमातों ने इस पर बातचीत की है, अपने मुसव्विदे भी सामने लाए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में मुसव्विदों पर इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपने मुसव्विदे पेश किए हैं। हुकूमत ने अपना जो मुसव्विदा है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन यकीनी तौर पर जो एक स्पिरिट है हुकूमत और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो यही है कि एक मजमूई इत्तेफाक राय हर सूरत में होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी बड़ी आईनी इस्लाहात हुई हैं तो उसमें जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने कोशिश की है कि तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो कम अज़ कम इन मामलात में एक सफ़े पर हों ताकि उसकी अवाम के अंदर भी पजीराई हो और निज़ाम के अंदर भी उसे पजीराई मिले। दूसरी तरफ जो हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस हैं उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुल्क दुरुस्त माशी सिमत में गामजन है। महंगाई में कमी हुई है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए में भी इस्तेहकाम आया है और सरमायाकारी के हवाले से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हाल ही में सऊदी अरब के सरमायाकार वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के साथ 28 MOUs पर दस्तखत हुए जो कि 2.2 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो होने जा रही है। इसके साथ दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का तहैया किया हुआ है और वो भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीपैक के हवाले से भी अच्छी डेवलपमेंट है, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और फिर जाहिर है कि अगले हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम का ये जो समिट होने जा रही है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और इस पूरे खित्ते के लिए इक्तिसादी सतह पर भी इसकी बड़ी अहमियत है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो भी काफ़ी हौसला अफजा है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान ने माशी तौर पर तरक्की की है, पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मजबूत हुए हैं, पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया है और पाकिस्तान जो एक माशी मुश्किल में था वो उससे निकल आया है। ताहम कुछ चैलेंजेस अब भी हैं। पावर सेक्टर की बात की गई है कि पावर सेक्टर जो है, तवानाई का जो शोबा है, वो पाकिस्तान की तरक्की में बड़ी रुकावट बना रहा है और उसी को लेते हुए हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो 5 IPPs हैं, पहले ही इस अज़्म का इजहार किया था कि IPPs के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से कुछ कोशिशें जारी हैं, तो पहले ही 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जा चुके हैं जिससे आम सारिफ पर बोझ कम होने की तवक्कुआत हैं और इम्कानात हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शम्सुल इस्लाम खान साहब स्टूडियोज़ में, जो कि माशी तज्ज़ियाकार हैं। खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान खोखर, हाफिज़ साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी, बाबर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा सहर कामरान, आपको भी बहुत खुशामदीद और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से जुल्फ़िकार भट्टी। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। सहर कामरान साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है कि जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि कोशिश यह है कि एक वसी इत्तिफ़ाक़ राय हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आईनी इस्लाहात के हवाले से हमने देखा है हमेशा से, रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव रही है और हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी दोनों की ये कोशिश है कि इत्तिफ़ाक़ राय से हो सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है। अगर आप 1973 के मुत्तफ़िक़ा पास होने वाले आइन की बात करें
या आप उसके बाद 18वीं अमेंडमेंट की बात करें, आप NFC अवार्ड की बात करें, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस बिल्ड किया है और कोशिश ये की है कि सबको साथ लेके चलें। और ये हमने देखा है, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, जब भी कभी ऐसा कोई इशू आया है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो, जैसे आप जो है सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद पाकिस्तान की पार्लियामान से एक मजबूत आवाज़ बुलंद करना, जिसके बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपोलोजाइज़ करना पड़ा, या जो है नेशनल एक्शन प्लान का पास करना हो, जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ 16 दिसंबर 2014 को, या इसके अलावा जो कश्मीर का जब ख़ुसूसी हैसियत तब्दील हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं देखा कि हम अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, बात पाकिस्तान की थी और आज भी बात पाकिस्तान की है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था और जैसा कि आपने बताया कि उसके बाद बाकी रहनुमाओं ने भी उस पर इत्तेफाक किया। आज जो मैं समझ रही हूँ कि जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ है, या तो वहम है या एक सोच के अंदर जो है बदगुमानी है, वरना अदरवाइज़ जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सतह के ऊपर, पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब पार्लियामान का हमारा इजलास चल रहा था गुज़िश्ता, उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने एक लार्जर कमेटी बनाने की बात की, कमेटी बनी, बैठी, बातचीत हुई और कोशिश की कि कंसेंसस डेवलप हो जाए। उसके बाद फिर हर सतह के ऊपर, चाहे वो जो है इंगेज करना हो सिविल सोसाइटी को, चाहे वो पार्लिमानी पार्टीज़ को, चाहे सियासी जमातों को, चाहे मीडिया को, चाहे पब्लिक को, तो हर सतह के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने और ख़ुसूसी तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बज़ात ख़ुद इसमें जो है अपना एक किरदार अदा किया है। और ये हमें देखना है कि ये क्यों ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप ये देखें कि हमारे 85% केसेस वो हैं जो आम आवाम के केसेस हैं, जो कि पेंडिंग पड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर आइनी या सियासी जो है वो केसेस जो है जो 15% है वो वक्त ले लेते हैं। और फिर हमने देखा कि हमने जुडिशल एक्टिविज़म भी देखा और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत नुकसान भी हुआ है। आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से फांसी दी गई, या यूसुफ ज़ागिलानी साहब को एक 30 सेकंड की सज़ा दे के जो है उनको नाअहल करार दे दिया गया, जो आज जबकि अतर मिनुल्लाह कहते हैं कि वो गलत है। आज आला अदलिया ये मानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। हमारी अदलिया ने डैम बनाए, हमारी अदलिया ने टमाटर की कीमतें मुकर्रर की, हमारी अदलिया ने नुस्ला टावर गिराया, हमारी अदलिया ने रेकोडेक का एक क्राइसिस क्रिएट किया। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स तो होने हैं, आज या कल, आज नहीं तो कब। तो मैं समझती हूँ कि ये उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब 18वीं अमेंडमेंट हुई, लेकिन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी जो है जो एक मैं समझती हूँ एक्टिविज़म और एक थ्रेट इस्तेमाल किया और 19वीं अमेंडमेंट ले आए। तो ये कौन सा इदारा है जो अपनी अपॉइंटमेंट से खुद करता है, जो बाकी सब पे कंटेम्प्ट जो है लागू कर देता है और ख़ुद हर उस दायरे कार में दखल देता है जिससे उसका वास्ता भी ना हो। तो मैं समझती हूँ कि इस ये वक्त की ज़रूरत है, आइनी अदालत बने ताकि जो आइनी केसेस हैं वो आइनी अदालत में जाएं। जिस तरह से हमारे यहाँ इबाहम क्रिएट हुए 63A के ऊपर एक गलत तशरीह हुई, यानी आपने आइन को रीराइट किया, उसके बाद अब भी जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं उससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो आई बिलीव कि जो काविशें हैं कंसेंसस बिल्ड करने की, तमाम जमातें आज साथ बैठी हैं, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में बैठी हैं, और सबसे खुशाइंद ये है कि चाहे जो एतराज कर रहे हैं वो भी अपना ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव। यानी सबको आपने एंगेज कर दिया। जुल्फिकार भट्टी साहब, ये भी एक अच्छी बात है कि वो मुखालिफ एतराज भी कर रहे थे, टाइमिंग पर भी सवालात उठा रहे थे। हालांकि अच्छा काम तो किसी भी वक्त हो जाए, यानी अपने अब हर इदारे को अपनी अपनी हुदूद, आइनी कानूनी हुदूद के अंदर रहकर ही काम करना है, तो अच्छा काम तो कभी भी हो जाए, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? देखें, जैसे कि मेरी बहन ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जितना इसकी मईशत पे काम किया है, पाकिस्तान की मईशत पे काम किया है, आज उसके नतायज आपके सामने विद इन 6-7 मंथ्स आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा है कि कैसे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, कैसे फॉरेन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कैसे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और वो हमारे साथ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, बाकी ये है कि ये जो अदालती आईनी तरमीम की बात हो रही है, तो इसमें एक देखें, कोई वक्त नहीं होता जब भी
ये वक्त मुनासिब नहीं है, वो वक्त मुनासिब नहीं है, ये अपोजिशन का एक एतराज़ था। और क्योंकि देखें आपके जितने भी सियासी मुकदमात थे उनमें सारा दिन जो है वो हमारी अदालतें उलझी रहती हैं, और जो आम लोगों के जो मुकदमात है वो लाखों के हिसाब से, और सब इवन सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों की तादाद में वो जो है वो ज़ेर इल्तवा थे। अगर उस पे एक आईनी कोर्ट जो है वो, जैसा कि हमारा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी दोनों पार्टीज का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में एक मुतफिका फैसला था कि ये आईनी कोर्ट बननी चाहिए। इसको तो मौलाना फजल रहमान साहब भी इसको आईनी कोर्ट का चलो एक तरीकाकार या उसके सिलेक्शन के तरीकाकार की अभी जुज़ियात पे उनकी बात होगी, लेकिन उस पे वो प्रिंसिपली तो वो भी इत्तेफाक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई को भी इस पे इत्तेफाक करना चाहिए। सदा किसी की हुकूमत नहीं रहती। जो लोगों के, आम लोगों के 15-15 20-20 साल से मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, उन केसेस को तो पसे पुश्त डाल दिया जाता है। और दूसरा जो है कि वो कोर्ट्स ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया और उसमें उन्होंने आइन को रीराइट किया, और इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि हमारी जो डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी है, जैसा कि मोहतरमा ने, हमारी बहन ने फरमाया है कि वो जो फैसले जो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के लिए सदर को नाअहल करार दिया गया, और इस तरीके से इस किस्म के, जैसा कि हमारा पंजाब में हमारी हुकूमत थी तो हमजा साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया। वो ऐसे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और इन फैसलों से पैदा होती है, वो जो गैर आइनी फैसलों से हुई है, उसका ये नतीजा निकला है कि पाकिस्तान जो है वो अपने माशी लिहाज से भी बहुत पीछे गया है, और ये आम आदमी इसमें सफ़र हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और दिन रात हमारी इत्तेहादी हुकूमतों की भी हमें सपोर्ट है, हुकूमत भी कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट और पूरा एक निज़ाम काम कर रहा है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो मस्जिद की तरफ हम गामजन हैं, माशी लिहाज से भी हम ठीक हो रहे हैं हमसे, और हमारे स्टेबिलिटी भी पैदा हो रही है, और इस तरीके से ये जो लोगों के मसाइल हैं वो भी हल होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ठीक है, ठीक है। हाफिज साहब, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि जैसे सबा ने भी फरमाया, भट्टी साहब ने भी फरमाया, कुछ चीज़ें ऐसे डायरेक्शन में चली गई कि कुछ गलत तशरीहात हो गई, क्लैरिटी की ज़रूरत थी। हम देख रहे हैं कि जब बात हमेशा से हर इदारे के अपने हुदूद के अंदर रहते हुए काम करने की होती है, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। और पाकिस्तान की जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं, इनकी हमेशा से इस हवाले से कोशिश रही है कि क्योंकि ये वो जमातें हैं जो इसका शिकार रही हैं, इनकी हुकूमतें ख़त्म की गई, मार्शल लॉ लगे, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना बहुत सी चीज़ों में। बिस्मिल्लाह जवेद, इस सारी चीज़ के तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है या गवर्नेंस का निज़ाम है, या उसके बाद आपका जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कहते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बिल्कुल उसके अंदर गुंजाइश है। अब इन सारी चीज़ों को आगे कौन सी चीज़ें लेके चलती हैं, वो या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है और अदालत जो है उसकी तशरीह करती है, उससे आगे जाती है। अब दूसरा ये है कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। लोग इसलिए इलेक्ट करते हैं कि वो ऐवान के अंदर जाएँ, जो उनके जेन्युइन इशूज़ हैं उन पे बात करें और इस मुल्क की लेजिस्लेशन के लिए काम करें जो आम आदमी के लिए बेहतरी की आए। अदालत का क्या काम ये है कि अदालत का काम ये है कि वो ए पॉलिटिकल हो, ए न्यूट्रल हो, और उसकी प्रायोरिटी जो है लॉ, कानून और आइन के ताबे रह के काम करना हो। ये दुनिया भर के अंदर असूल है। एक और चीज़ जो अब इम्पॉर्टेंट गई है वो दुनिया के अंदर आ गया स्पेशलाइजेशन जो है। और स्पेशलाइजेशन जो है कि एक तरफ आपके रेगुलर इश्यूज़ होते हैं जिसके सिविल, क्रिमिनल, आम आदमी के राइट्स की बात होती है, और दूसरा ये है कि आपके 4-5 मेजर एरियाज़ आते हैं। उसमें एक आपका आता है कि जो आपके पब्लिक इंटरेस्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन उसके अंदर आती है, और चौथा आता है जो वायरीज ऑफ द लॉ जो है वो आप उनको चैलेंज करते हैं
ये सारी चीज़ें जो है वो एक एरियाज़ के अंदर आती हैं। अब जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का बना तो इस सारी चीज़ को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके गया, और बुनियादी तौर पे अदालत का काम जो है वो उन इश्यूज़ को डिसाइड करना जो एज ए एपलेट कोर्ट के तौर पे हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए एपलेट कोर्ट के अंदर आना। और ये जो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके अंदर आपने एक चीज़ को ऐड ऑन किया गया है कि अगर किसी शख्स के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो वो आर्टिकल 199 को जो है वो इन्वोक कर सकते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आपने आर्टिकल 184(3) दिया कि आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस पूरी हिस्ट्री के अंदर 73 से लेकर ये जो फिनोमिना है जिसने स्टार्ट किया वो 94 से स्टार्ट किया। उससे पहले ये इश्यूज ऐसे नहीं थे और केसेस जो थे वो चलते थे, फैसले होते थे, जो भी थे। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जुडिशल एक्टिविज्म भी स्टार्ट किया। अब आगे ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के काम किया है या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके काम किया है। अब अगर इसके मुख्तलिफ हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ अदवार को देख लें तो हमेशा एक चीज़ आपको सामने आई है कि इन सारे एरियाज़ के अंदर जो है जहाँ पे मार्शल लॉज की बात आई है या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर गए हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने या अपनी जुरिस्डिक्शन को अंडरमाइन किया है या उससे एक्सीड उन्होंने किया है, या उसके बाद ये है कि वो उस एरिया के अंदर जाने की कोशिश की है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इजाज़त नहीं देता। अब इसका हल क्या? अब हल उसका ये है कि जब आपका इतना प्लिंथोरा जो है, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि 15% है और इसी तरह प्रोविंस के अंदर तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा केसेस है, अब वो जो 15% है या उसके बाद 2000 के करीब केसेस है या हाई कोर्ट्स के अंदर थाउजेंड्स के अंदर, उन सारों ने पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके इश्यूज को जो है वो साइड लाइन कर दिया। उन 15-16 हज़ार जो केसेस सुबह के अंदर एक प्रोविंस के अंदर है, फिर दूसरे प्रोविंस के अंदर है, उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद हाई कोर्ट से जाके उन एरियाज़ के अंदर, अब आप देखें ना कि कोई पाकिस्तान के अंदर आता है तो वो पाकिस्तान की लोकल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट नहीं करता कि जी आपके इंसाफ के निज़ाम के अंदर डिले है या आपकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन जो है एक्सीड से ज़्यादा है। इसी तरह आम आदमी के साल से केसेस जो है वो चलते रहते और उनकी बारी नहीं आती। मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर आपको बताऊं कि मैंने कई केस फाइल किए हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा होगा, इन फर्स्ट टर्न नहीं आती। तो ये जो सारी चीज़ें, अब उसका ये है कि जो अब कॉन्सेप्ट जो चला है वो ये चला है कि आपने ना किसी इदारे की जुरिस्डिक्शन को कम करना है, ना किसी को आपने टारगेट करना है, बल्कि आपने एक डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन करनी है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और वो जो डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन जावेद है ना, वो ना आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट करती है, ना सेपरेशन ऑफ पावर को करती है, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन जरूरी है। दुनिया के 70 ममालिक के अंदर जावेद की हुई है, उसमें सिविल लॉ भी है, कॉमन लॉ कंट्रीज है। बात ये है कि क्या पाकिस्तान के मफाद के अंदर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए बाबर साहब बढ़ना है। और मेरे ख्याल में ये जो फिर गिला रहता है होगा कि एग्जेक्टिव और अदलिया कामों में मुदाखलत, जाहिर है फिर हुकूमत ने तो हुकूमत भी तो करनी है ना, उसने भी तो निज़ाम को आगे चलाना है, तो फिर तो गवर्नेंस पे भी सवालात पैदा होंगे। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने देखा है कि हाफिज़ साहब ने भी, मैम ने भी और डॉक्टर साहब ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की। लेकिन आपने जो गवर्नेंस की बात की है ना, बिल्कुल ठीक बात की है। आप देखें कि हम हर वक्त ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आप देखें कि बहुत से सियासी लोगों की वजह से नहीं है, उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। जिस तरह के हाफिज़ साहब ने कहा कि जी मैंने कब से केसेस किए हैं लेकिन अभी तक केसेस नहीं लगते, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभी जिस तरह आइनी तरमीम की बात हो रही है, तो आइनी तरमीम होनी चाहिए, उसकी बहुत सी वजूहत है, हाफिज़ साहब ने भी बताया। आम लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी और दूसरे कोर्ट्स होंगे, तो आप जिस तरह देखेंगे, जिस तरह मैम ने कहा कि 70% तो लोगों के वो केसेस होते हैं जिनके साथ उनका कंसर्न होता है। देखें जब भी ये कोर्ट्स आप देख लें कि पिछले कई सालों से आप देख लें कि 50,000 करीब जो हैं वो केसेस बड़े हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1,000 भी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स होंगी। ज़्यादा जो हैं वो आप साहब को भी पता है कि 99% जो हैं वो दूसरे केसेस हैं। तो अगर ये अलहदा हो जाते हैं तो ये जो अभी टाइम वेस्ट होता है कोर्ट्स का भी, हुकूमत का भी, और इसके ऊपर आप देखेंगे जब हम इसको रिलेट करते हैं गवर्नेंस के साथ, तो उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हुकूमतों के, जो रिलेटेड होते हैं इदारों के, तो वो केसेस तो लगते नहीं है। केस कौन सा लग जाता है? 63A का लग जाता है, उसका फैसला हो जाता है। ये ज़रूरी था। इसके अलावा आपने देखा है
कि स्पेशल सीट्स का लग जाता है, पीटीआई का बैन का लग जाता है, तो जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएं? क्वेश्चन ये है। अभी आप देखें कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके 10-10 साल से केसेस नहीं लगे हुए, बहुत से सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके अभी आप देखेंगे उन्होंने अपनी पिटीशंस दायर की हैं, उनके केसेस सुनते ही नहीं है। क्या कहते हैं कि जी अर्जेंसी नहीं है, कि उनके लिए अर्जेंसी होगी लेकिन कोर्ट्स के लिए तो नहीं है। तो अगर ये आईनी तरमीम होती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बात बड़ी अच्छी है कि हम कंसेंसस से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि हम तमाम जितने इत्तेहादिए उनको शामिल करेंगे ताकि जो तरमीम होने जा रही है कल को इसके ऊपर क्वेश्चंस ना आए। अभी उनके पास तमाम मेंबर मौजूद है, मेजॉरिटी भी है। बात दुरुस्त कर रहे हैं, जैसे सैर कामरान साहिबा ने फरमाया, फिर तारीख तो माफ नहीं करती ना, तारीख तो आपको फिर याद रखती है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस देख लें, आप यूसुफ रजा साहब को जिस तरह से फारिग किया गया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब को, ये तो फिर आपके सामने बातें आ रही होती हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, ये बहुत हम एक नैरो पोजीशन पे हैं। एक तरफ आईनी तरमीम का मसला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत है, और वो भी हम देख रहे हैं कि खैर आईनी तरामीम हमें लग रहा है कि हो जाएंगी और इत्तेफाक राय हो जाएगा। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक दुष्ट सिमत पे गामजन हो गई है। IMF के बाद अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 माह के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं वो IMF से भी ज़्यादा हैं, 8.8 अरब डॉलर। और फिर इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, फिर सऊदी वफ्द आया पाकिस्तान में, 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के MOUs हुए। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने यहाँ के मेहनती लोग हैं, इतनी रेजिलेंसी है यहाँ पे, इतनी रेजिलेंट कौम है ये कि हर दौर में हर क्राइसिस के बाहर निकल के बड़ी अच्छी तरीके से ऊपर आती है। और अभी देखें कि आप पाकिस्तान में जो डिस्पाइट इसके कि जो टर्बुलेंस चल रही थी, पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा था पीरियड, उससे भी इकॉनमी निकल के आई है। और आपके पास रिजर्व्स जो हैं, फॉरेन रिजर्व्स आपके, वो कोई 2 साल की बुलंदी पे आ गए। वो अराउंड 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हो चुके हैं स्टेट बैंक के पास, कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के अपने। इसके अलावा इन्फ्लेशन की आपके पास सामने खबर है कि जो 38% तक चला गया था वो इतनी तेज़ी से नीचे आया, 6.9% पे इन्फ्लेशन आ गया है। तो इतना ज़्यादा बेहतरी हो रही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम होता जा रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे था, उसको भी आपने नीचे लेकर आए हैं। हालात ऐसे बने कि वो स्टेट बैंक को उसको कम करना पड़ा, दो कि अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई है 17.5% पे। बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज कोई भी वर्केबल नहीं है इसके ऊपर। यही वजह है कि आप ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वो बहुत स्लो चल रही है। वर्ल्ड बैंक लें या दूसरे इंटरनेशनल अदारे दें, उन सब ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है पाकिस्तान के अंदर। और हम जब क्राइसिस को देखते हैं तो ये क्राइसिस कैसे बना है, आपके पास एक तरफ तो 22% का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई, एक वो तलवार थी, दूसरी तलवार आपके पास ये थी कि एनर्जी की कॉस्ट बहुत हाई थी, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सके और आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोडक्शन को कट डाउन करने लगी। अब उस फेज से निकल के आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आइंदा आप देखेंगे कि नई जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर भी मैं समझता हूं कि करीबन 200 बेसिस पॉइंट की कमी होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना है और हमारे रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव सा है। साथ में आप देखेंगे सऊदी डेलीगेशन जो आया है, 2.2 बिलियन डॉलर की आपके MOUs हो चुके हैं, 28 MOUs आपने जैसे बताया। तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान के पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, माइंस का, और आपके पास IT की स्किल, आपके पास जो यूथ है वो उनके पास एक नेचुरली वो टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ आप देखेंगे अगर आप टेक्निकल वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाके देखते हैं वो इतना नहीं है, लेकिन ये बच्चों ने इसी में से निकल के जो आपके ग्रास रूट लेवल थे अपने खुद तैयारियाँ करी, खुद मेहनत करी, और आज आप देखेंगे इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी पोस्टिंग पे पहुँच चुके हैं। तो पाकिस्तान को अब अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना है बड़ी तेजी से। आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, साथ ही आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करनी है। आपने सुना होगा कि अभी स्टेट FBR ने भी बताया है कि तो कोई अराउंड 3.4 ट्रिलियन का तो टैक्स फ्रॉड होता है। देखिए टैक्स फ्रॉड, टैक्स थेफ्ट है या स्मगलिंग है, उसकी वजह ये होती है कि जब मुल्क के अंदर टैक्स रेट बहुत हाई हो और आपकी इंपोर्ट टैरिफ बहुत ज़्यादा हो तो स्मगलर्स को रास्ता मिलता है। हमने वो रास्ता ब्लॉक किस तरह करना है, जैसे दुनिया ने किया। हम अपनी विश पे कुछ अगर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपको टैरिफ कम करना है इंपोर्ट का, साथ ही आपको टैक्स रेट कम करना है। आपका सैलरीड लोगों के ऊपर टैक्स देखें तो सबसे ज़्यादा तो बोझ उनके ऊपर पड़ा हुआ है। बिजनेसेस का आपने मुख्तलिफ सेक्टर FBR ने कोट किए, पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं।
जब किसी सेक्टर पे आप टैक्स, मैं मिसाल देता हूँ कि स्टील सेक्टर के ऊपर को अराउंड 59-60 रुपीज़ तो आपका सेल्स टैक्स बनता है, तो चोरी तो होगी ना। जहाँ 20 रुपये 18 रुपये अगर बिजली के ऊपर चीनी के ऊपर टैक्स लग रहा है तो वहाँ पर भी वो लीकेजेस होंगे। तो बेवरेज कंपनीज भी ये सारी करती हैं। उस सिस्टम को आप थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जरिए करेक्ट नहीं कर सकते, पॉलिसी से कर सकते हैं, रिफॉर्म से। वो कर दी जाए तो पाकिस्तान के पास 100 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान का आप स्टॉक एक्सचेंज देखें कि कैसे 82 के अराउंड था और अराउंड 86 पे चला गया, और मैंने आपके एक शो में कहा भी था कि 90,000 को टच कर जाएगा। और आप देखेंगे कि अब जो SCO हो जाता है और आपका जो डेलीगेशन के बाद जो मुआहदे होते हैं तो आपका जो है इसने आगे जाना है। थोड़ी सी करेक्शन इसलिए मार्केट में आई आज ठीक कि आपके पास जो एनर्जी सेक्टर था वहां पर कुछ पॉलिसी चेंज आया, तो वो आपको बाइंग और सेलिंग तो होती रहती है, ये प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, लेकिन आगे फिर वापस स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगा और बेहतरी है। ठीक है सर कामरान साहबा, लेकिन ये बड़ी एक कामयाबी होगी कि हम ये आईनी कर लेते हैं। और जैसे कि हम प्रोग्राम से पहले भी अर्ज कर रहे थे, शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो एक जज्बाती वाबस्तगी भी है इसके साथ, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत में ये फैसले हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के दरमियान, दो बड़ी पार्टियों के दरमियान, और फिर उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई थी। एक तो ये साथ में ये आइनी इस्लाहात हैं, पोलिटिकल इस्लाहात हैं, और मईशत के लिए भी दुरुस्त फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, अगर आपके मुल्क में आपका जस्टिस सिस्टम बेहतर हो जाए, अदल का निज़ाम बेहतर हो जाए, लॉ इन्फोर्समेंट हो जाए, तो सोसाइटी ख़ुद ब खुद फ्लॉरिश करने लगती है। अभी तो हालात ये हैं कि हम पे तनकीद तो हो रही है कि हम जुडिशल रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि इसको किसी शख्सियत से या किसी वक्त से इसको लिंक ना करें। आप ये देखें कि 142 दुनिया के ममालिक में हमारी जुडिशरी की रैंकिंग 130 पे है, जो एक अलमिया है, एक सोच का मकाम है। तो ये रिफॉर्म्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरीके से मईशत की बहाली और उससे बेहतरी आना, वो खुशाइंद है, सम्राट जो है उसके आम आवाम तक पहुँचने चाहिए। बहुत एक लैंडमार्क मैं समझती हूँ कि जो है हमारे यहाँ ये वक्त है कि आप देखें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट यहाँ पे हो रही है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के पास एक बहुत यूनिक एक तारीख़ी मौका है कि वो अपने पोटेंशियल को डिस्प्ले भी करे, उसका बेहतरीन मुजाहरा भी करे, और अब जो रीजनल ट्रेड है, हमारी जो आपस का कॉपरेशन है, जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, सब पे फोकस करें और इसको तक़वियत देने की कोशिश करें। आपके पास हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है कि हम अपनी तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रख के सिर्फ पाकिस्तान के लिए हम एक बेहतर माहौल पैदा करें। एक मैसेज जाए यूनिटी का, एक मैसेज जाए पाकिस्तानियत का, एक मैसेज जाए कि हम जो है एक न सिर्फ ये कि ख़ित्ते के अंदर सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी जो एक लोकेशन है वो हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, वो हमारी पावर है। हम जितनी भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, हम उनके लिए जो है एक कॉरिडोर है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम भी हो रहा है। तो बात ये कि इस वक्त हमें फोकस करना है इस पे कि ये कॉन्फ्रेंस हो और जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए, हम मौका मिलेगा पाकिस्तान को कि अपने ताल्लुकात बेहतर करें इस, और जो है अपने लिए मौके तलाश करें। मैं तो एक जो है बहुत एक मशवरा भी दिया था SCO कंट्रीज़ को कि ये जिस तरह से जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी एक करेंसी जो है की है, इस तरह से जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा ट्रेड को जो हम ओरिजिनल ट्रेड को हम ज्यादा सही है तजवीज़ आपने दी। ठीक है जुल्फ़िकार भट्टी साहब, ज़ाहिर है निज़ाम अदल मजबूत होगा तो आवाम का भी अदल पे, निज़ाम इंसाफ पे एतमाद बढ़ेगा, और यही चीज़ फिर पाकिस्तान की मईशत में भी ट्रांसलेट होगी। सरमायाकारों का भी एतमाद बढ़ेगा, जो बाहर से लोग आने वाले होंगे वो भी, उनका भी एतमाद बढ़ेगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, और उनका एतमाद होगा कि मुल्क के अंदर अगर हम पैसा लगाएंगे तो वो पैसा महफूज होगा। देखिए, मैं यही बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए कि जैसा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और इसमें स्पीडी जस्टिस की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि आपके जितने इंटरनेशनल
मंसूबे थे, जैसे रेडिक वाला था, उस पे आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया और उसके बाद आपका कितना नुकसान हुआ। और इसके अलावा आपके जितने भी जो लो टैक्स होल्डर थे या जो बड़े डिफॉल्टर्स थे, उन पे हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने स्टे दिए और अरबों रुपए जो है हमारे जो उनकी तरफ फंसे हुए हैं। देखिए, मैं यही समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जुडिशली जो है, देखें कोई बड़े से बड़ा भी काम हो, उसको उस पे जाके स्टे आ जाता है और फिर उस स्टे जो है वो पता नहीं कितने अरसे तक रहता है। आप देखें अदालतों में क्या हो रहा है कि एक एक सिविल कोर्ट में जो फैसला जाता है उसकी 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं। और इसी तरीके से जिसने जितने बड़े भी एक अरबों का खरबों का भी डिफॉल्टर है, वो एक अच्छा वकील करता है और लोग तो कहते हैं कि अच्छा जज करता है और वो सॉरी टू से, तो उसमें वो उसका स्टे हो जाता है और वो फिर स्टे। देखें, हम ग्रास रूट के लोग हैं, हम अपने पब्लिक के लोग हैं, हम जो पॉलिटिशियन होते हैं एमएनए या एमपीएस, हमें अपने ग्रास रूट पे अपने लोगों का एक सिस्टम का पता होता है। वो लोग बेचारे रुल जाते हैं, अदालतों में रुल जाते हैं, सुबह जाना तारीख टल गई, सुबह जाना आगे तारीख। मुझे मेरा अपना केस जब पिछले टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में गया तो 3.5 साल लगे मुझे। मैंने 102 दफा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने, हालांकि मैं पहले साल एमएनए रहा, फिर आखिरी 1 साल एमएनए रहा, आखिरी 7 महीने, तकरीबन 3.25 साल 3.5 साल मैं हर 15 दिन बाद अदालत जाता रहा। ठीक है। और मेरा फैसला जो है, मेरा फैसला नहीं हो रहा था। तो मैंने ये सारी वो बातें हैं जो ये साबित करती हैं, इस ज़रूरत को साबित करती है कि ये इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। वक्त भी बड़ा मुख्तसर रह गया है। हाफिज़ साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी मुख्तसर करें कि बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, ये इख्तिलाफ भी है, उस पर वक्त भी लग रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के नतीजे के अंदर हम जा रहे हैं इस्लाहात की जानिब और आइनी तरामीम की जानिब, जो कि ज़ाहिर है जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के निज़ाम के लिए भी ज़रूरी, कि एक प्रोसेस के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देखिए जावेद, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को या गवर्नेंस के निज़ाम को वाइब्रेंट भी होना चाहिए, फंक्शनल भी होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी भी आना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब उसके लिए ये है, चूँकि हमारी एक फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बाद एक प्रोविंसेस हैं, दोनों चीज़ों के अंदर जाके अब जाना चाहिए। हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तक नहीं रुकना चाहिए, हमें जो ट्रिकल डाउन है उसको लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पर भी लेके जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी लेके जाना चाहिए। और हमारा जो आउटडेटेड निज़ाम है, जो 1860 का पीनल कोड है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, 1940 का आपका आर्बिट्रेशन लॉज मौजूद है, इसके अंदर होना ये चाहिए कि चूंकि जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद जो पार्लियामेंट को इफेक्टिवली काम करना चाहिए था वो इफेक्टिवली काम हो नहीं सका और चीज़ें जो है आपकी तरफ बर्डन की तरफ चली गई। आप आज भी देखें कि हमने सारे लॉज जो उनको वैलिडेट किया हुआ है कि जो अंग्रेज़ के आए हुए थे। अब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी और बेहतर करे कि कौन कौन से लॉज हैं। इसी तरह जो प्रोविंशियल लॉज हैं, चूंकि बहुत सारा चैप्टर जो है वो आपका प्रोविंस के अंदर है और वो पाकिस्तान के आम आदमी को इफेक्ट करता है, उन्हें भी अपने होल हाउसेज की कमेटीज बनानी चाहिए, अपनी लेजिस्लेशन को बेहतर करना चाहिए, टाइम बाउंडेड के साथ आए। और मोर इंपॉर्टेंटली है कि पाकिस्तान की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी है, उसको भी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाबर गोरसी साहब, ये जो इत्तेफाक राय है, ये गोया एक मौका भी फराहम कर रहा है ऑपोजिशन की उस जमात और उन जमातों के लिए जो कि मेज पे आके नहीं बैठते, ये भी उनके लिए एक मौका है। देखिए, ये अच्छा मौका है। और दूसरा ये है कि देखिए, जैसे जैसे हालात बेहतर होते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी वो मईशत पे भी आता है। तो अभी आप देखें कि जिस तरह इन्होंने अब बातें की हैं, अभी देखें हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट है वो 4 बिलियन हो गई है, जो इस एरिया की सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो इन्होंने बात की कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, जैसे 1 डिजिट पे आएगा, आप देखेंगे कि बाहर जो है कंस्ट्रक्शन का काम, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, मईशत जो है वो बेहतरी की जाने हो जाए। अभी जो मुआहदे हुए हैं उनका जो है इंटरनेशनली बड़ा इम्पैक्ट आता है कि दुनिया देखती है कि बहुत से ममालिक आगे पाकिस्तान में ही क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, दूसरा ये है रेड टेपिंग को भी उन्होंने ख़त्म किया और इसका क्रेडिट जो है ना SIFC को देना चाहिए। ठीक है। शमसुल इस्लाम साहब,
कुछ चीज़ें हुकूमत ने की हैं, कुछ फैसले IPPs के साथ मुआहदे 5 के, और फिर साथ में महंगाई में भी कमी हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के और भी बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतरी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी एक खुशाइंद खबर आई है सामने कि जो 5 IPPs के साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। दो कि उसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ख़जाने पे अच्छा खासा पड़ेगा, कोई रुपीज़ 411 बिलियन का है, और आवाम कंज्यूमर को कुछ 60 बिलियन का, कुछ 70 पैसे यूनिट के हिसाब से आएगा। लेकिन ये एक पहला बारिश का कतरा है। जो आपको पूरे निज़ाम को, जो मईशत को जकड़ के बैठा हुआ था, वो यही आपका पावर सेक्टर था। आप पाकिस्तान में थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे थे और आपके पास ना पेट्रोल है ना आपके पास गैस है, दोनों ही इंपोर्टेड आती थी। तो अब पाकिस्तान को अब शिफ्ट करना है इसको, एनर्जी को, और हुकूमत इससे अब निकलेगी, क्योंकि आपको आगे जाके आपने जो इसका जो डेट, जो कैपेसिटी पेमेंट्स का देना है, उसके लिए वो डेट्स फाइनेंसिंग शुरू कर चुके हैं। उसको कम करने के लिए आपको इकदाम करने हैं कि आप हाइड्रो पावर पे जाएं, और उसके बाद आप फिर अगर सोलर पे जाते हैं तो उसकी जेवीज यहाँ पे जॉइंट वेंचर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर इंपोर्टेड पैनल लेकर आएंगे तो फिर आपके ऊपर अब एक बर्डन पड़ जाएगा इंपोर्ट पड़ने का। साथ ही आपने इकोनॉमी के अंदर आप ग्रोथ लानी है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो लेस देन 3% की ग्रोथ आ रही है, 2.8% पे ग्रोथ है, वो आम आदमी के मसाइल हल नहीं करेगी। आम आदमी का मसला ये कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, और जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है 3-4 साल के दौरान, उससे उसकी बाइंग पावर बिल्कुल श्रिंक होकर रह गई। आज अगर कोई आम आदमी से पूछे तो वो कहता है मुझे तो प्याज आज भी 180-200 रुपए किलो मिल रही है, मेरे पास तो रोटी आज भी 25 रुपए का नान मिल रहा है। तो वो रिलीफ तब मिलेगा जब ग्रोथ आएगी, जब उसकी आमदनी बढ़ेगी, और हुकूमत को आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ानी। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, हाफिज एहसान खोकर साहब, बाबर गोरसी साहब, सहर कामरान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और जुल्फ़िकार भट्टी साहब आपने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन सियासी इस्लाहात, माशी इस्लाहात और कानूनी और आइनी इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की जा रही है, अब शायद ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए और ये किया जाए। मुल्क की बेहतरी के लिए आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी फ़ैसले होंगे, उसके जो समरात होंगे वो हमेशा से मस्बत होंगे। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।